नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी पूस की रात। कहानी ग्रामीण जीवन पर आधारित है और इसका नायक हल्कू एक गरीब किसान है। उसी की कठिन परिस्थितियों का वर्णन लेखक ने अपनी इस कहानी में किया है। कहानी भले ही आज से कई साल पहले लिखी गई हो, परंतु इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी तब थी जब यह लिखी गई थी। कहानी कुछ इस प्रकार है। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। फूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वो किसी तरह सो नहीं सकता था, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमाएगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम ढील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनू तो, कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने को ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपये ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला गया मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काटकर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तिष्क अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुराने गाड़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता झबरा पेट में मुंह डाले सर्दी में कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, चाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटे रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे चले आए, अब रो नामिन के नाम पर। झबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह कमबख्त पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। झबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, तेरा मन बदल जाता है। झबरे ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। झबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांसें लगी।
चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने झबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला दिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो उधर महीनों से उसे ना मिला था। झबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यहीं है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले न लगाता। अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को में पहुंचा दिया था। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने कैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा झबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए भी आ जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धतकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा, दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते हुए देखा है तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। झबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता झबरू, चलो बगीचे की पत्तियां बटोर कर तापे। टाँटे हो जाएंगे फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। झबरे ने कूकू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आ रही है झबरू, तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है। झबरा को कहीं जमीन पर पड़ी एक हड्डी मिल गई थी, उसे चिंचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले पेड़ की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल पेड़ गहरे अंधेरे को अपने सिरों पर संभाले हुए मालूम होते थे। अंधेरे के उस अनंत सागर में वह प्रकाश नाव के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। कुछ ही देर में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली, फिर दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो कि तेरे जी में जो आए सो कर ले। ठंड की असीम ताकत पर विजय पाकर वह विजय गर्व को दिल में छुपा नहीं सकता था। उसने झबरा से कहा, क्यों झब्बर, अब ठंड नहीं लग रही? झबरा ने कूं कूं की, मानो कह रहा हो, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय नहीं सूझा? नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? झबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन पार निकलता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा नहीं करूँगा। झबरा ने आग की लपटों की ओर कातर नेत्रों से देखा।
कल मुन्नी से मत कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर कोई बात न थी। झबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, यह बात सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया हुआ था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी। हवा का झोंका आने पर वह जरा सी आग जाग उठती थी। एक ही क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठ गया। बैठा बैठा वह एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों ठंड बढ़ रही थी उसे नींद आने लगी थी। तभी झबरा जोर से भूंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को लगा कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा लगा कि वे खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, झबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले उसे, मुझे धोखा हो रहा है। कहाँ, अब कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, झबरा झबरा। झबरा भूंकता रहा, उसके पास नहीं आया। फिर खेत में चले जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना उसे असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। झबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार थी। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश कर रहे हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक उसे हवा का बेहद ठंडा, बिच्छू के डंक सा चुभने वाला झोंका लगा। बस, वह फिर बुझते हुए अलाव के पास जा बैठा। राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गर्म करने लगा। झबरा अपना गला फाड़ रहा था और नील गाय खेत का सफाया कर रही थी, पर हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की तरह उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी। वहीं खड़ी मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा हूँ और तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत में डांट पड़ाए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा है। झबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो शरीर में जान ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू खुश था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा,